तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, जिन लोगों ने मेजर या माइनर ले रखा है, जिन लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें से हिंदी काव्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य है, उसमें हम भक्ति काल के जैसे जब कवि पढ़ रहे हैं उनमें आप लोगों ने कई सारे कवियों को पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पद्मावत जो थी वो जो सिंघल देव राजा की राजकुमारी थी, वहाँ पर किस प्रकार से वो अपने सखियों के साथ क्या क्या लीलाएं होते हैं, वहाँ पर वो किस प्रकार से चित्तौड़ के राजा उस पर मोहित होते हैं, किस प्रकार से क्या होता है, पूरा इस पद्मावत में पूरी कहानी रहती है। तो आप लोग ये पद्मावत मूवी है उसमें देख सकते हैं, उससे इसका बहुत सारा सारांश आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया है कि एक दोहे यानी कि एक काव्य खंड के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो काव्य खंड के आधार पर काव्य खंड के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना यहाँ पर मत रखा है। उन्होंने अपने बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ पर उनके बारे में बताते हुए कहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मानस रोधक खंड काव्य पढ़ना है हमें। और मानस रोधक काव्य खंड में हम पहला ये जो श्लोक है, पहला काव्य है, पहला काव्य खंड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी पूरी आप लोगों तक हम प्रस्तावित करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों को तो प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पूरा, और हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोगों को सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ पर आर्टिकल भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि जो ये काव्यखंड है इसका भावार्थ क्या है, संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग, और किस प्रकार से इसका प्रसंग लिखेंगे और किस प्रकार से इसका भावार्थ निकालेंगे। तो भावार्थ मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कर दूंगा और भावार्थ साथ में भी रहेगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में भी थोड़ी गलती कर देते हैं, जैसे आप लोग, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप लोग उस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छा खासा आप लोगों का इम्प्रेशन क्लास में जम जाएगा। तो जैसे कि बहुत लोग पढ़ते हैं, एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानस रोदक चली नहाई, पद्मावत सब सखी बुलाई, जान फुलवार सबे चले आई। तो कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं और मैं जैसा बता रहा हूँ कि एक इस तरह से यदि आप पढ़ते हो तो बहुत बड़ा इम्प्रेशन आप लोगों का बन जाएगा। जैसे कि एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानस रोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जान फुलवारी सब चले आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। तो इस प्रकार से आप लोग यदि पढ़ोगे तो थोड़ा अलग आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो अलग रहेगा। तो इसका जो सारांश है इसमें मतलब कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन जब आता है तो क्या होता है कि वो सब मानसरोवर की ओर नहाने के लिए पद्मावती और उनकी सखियां चलती हैं। तो पद्मावती सभी सखियों को बुलाती हैं और किस प्रकार से उनकी सखियां हैं कि जैसे कोई फुलवारी चली आ रही है, जैसे कि कोई चंपा कोई कुंद और कोई कुछ, मतलब लग रहा है जैसे कोई केतकी है, कोई रस बेली की तरह, कोई गुलाल, कोई सुदर्शन, मतलब सभी की तरह, कोई जूही है, कोई चमेली, मतलब सभी सखियों की तुलना किसी न किसी फूल से यहाँ पर किया गया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलंकार जो रहेगा, रूपक अलंकार रहेगा, उसकी उपस्थिति ज़्यादा है क्योंकि किसी न किसी को किसी चीज़ से तुलना की गई है। तो और देखा जाए तो इसका जो संदर्भ है, संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्य है लेकिन इसे हम काव्यखंड बोलेंगे। तो प्रस्तुत काव्यखंड या उपरोक्त काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, आप लोग ऐसे लिखना, हिंदी काव्य के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित
पद्मावत से अवतरित है या पद्मावत से उद्धृत है। या आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सगुण भक्ति मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो आता है, उसके अंतर्गत है। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूफी काव्यधारा से पद्मावत से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपको लिखना है उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप लोग प्रसंग में क्या लिखेंगे कि उपरोक्त काव्यखंड में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत और जब उनकी सखियां नहाने के लिए मानसरोवर की तरफ बढ़ती हैं तो उनकी सखियों की तुलना सभी फूलों से करते हुए उनके बारे में व्याख्या करते हैं, उनके बारे में प्रसंग करते हैं। तो क्या बोलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं भावार्थ में। तो चलिए आ जाते हैं हम भावार्थ की तरफ। जैसे कि भावार्थ में है कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि को पद्मावत मानस रोदक यानी कि मानसरोवर में स्नान के लिए गई। उसने अपनी सभी सखियों को भी आमंत्रित किया और वह सारी विभिन्न फूलों की वाटिका के समान चली गईं। मतलब विभिन्न फूलों की वाटिका, जैसे कि कोई सखी चंपा के रूप में लग रही है, कोई सखी कुंद की तरह से है, कोई केतकी, कोई करना, तो कोई रसबेली के समान है, कोई लाल गुलाल के समान सुंदर दिखने वाली है, तो कोई गुलाब कावली के गुच्छे के समान हंसती हुई, कोई मौलसरी के समान है, तो कोई जूही और कोई श्वेत के पुष्प के समान, कोई सोने के समान पीला, तो कोई केसर के समान, कोई हर श्रृंगार की भांति, तो कोई नाग केसर जैसी। तो ये सभी सखियां मालती जैसी पद्मावत के साथ इसी प्रकार चली, जैसे कमल के साथ कुमुदनियों का समूह हो, उनकी सुगंध से भौरों के समूह भी बिंध रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि जिस प्रकार से कमल के साथ कुमुदनी यानी कि जो गांव में होते हैं तालाब, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गांव के लोग उसे कुइयां बोलते हैं, कुमुदनी उसे बोलते हैं खड़ी बोली में। तो अवधी भाषा में से कुइयाँ या मतलब बहुत सारे लोग, गांव के बहुत सारे लोग उसको बहुत सारा नाम देते हैं। तो वो जैसे क्या लगता है कि कमल के फूलों के साथ अगल बगल से चारों ओर से कुमुदनियों का समूह लगा हो और उनके सुगंध से क्या है, भंवरे का समूह उनके ऊपर मंडरा रहा है। तो इसके साथ नेक्स्ट काव्यखंड हम देखते हैं और उसका संदर्भ सेम जैसा रहेगा, लेकिन हम उसको देखते हैं थोड़ा कि खेलत मान सरोवर गई जाई पाल पर ठाढ़ी भई, देख सरोवर हंसे कुलेली पद्मावत सब कहें सहेली। तो इसमें लास्ट में जैसे कि एक क्या होता है, आप लोगों ने रामचरितमानस यदि जो मतलब रामचरितमानस पढ़े होंगे उनको शायद उन्होंने देखा होगा कि इस प्रकार से चौपाई आती है। तो वहाँ उसके अंत में क्या होता है, एक दोहा होता है, जैसे पियो पियार सिर ऊपर पुनः सो करे दहु काह, दहु सुख राखे कई दुख दहु कस जन्म निबाह। मतलब इस काव्यखंड में प्रसंग संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा चेंज रहेगा कि यहाँ पर क्या कहती हैं, जो सखियां हैं वो सब हैं और पद्मावत हैं। तो पद्मावत क्या कहती हैं कि वहाँ पर जब वो नहाने के बाद वहाँ पर खड़ी होती हैं तो क्या बोलती हैं कि पद्मावत सहेली से कहती हैं कि ये जो 4 दिन के हैं नैहर यानी कि जो हमारा मायका है, जो लड़की का मतलब शादी से पहले घर होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम जो पिता का राज है यहाँ पर राज कर लो। तो उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि प्रसंग में लिखेंगे आप लोग कि पद्मावत कहती हैं, प्रस्तुत काव्यखंड में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि पद्मावत अपनी सखियों से कहती हैं कि ये 4 दिन जो है मायके में पिता के राज्य में जो हम लोग मस्ती कर रहे हैं या जो हम लोग खेल रहे हैं, इस प्रकार से हम नहीं खेल पाएंगे। और इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, इतने के बाद आप लोगों को व्याख्या कर देना है। व्याख्या कैसे करना है, क्या करना है, व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। कहती हैं कि खेलती कूदती मानस रोदक सरोवर तक पहुंची और उसके तट पर खड़ी हो गईं। मानस रोदक की सुंदरता देखकर सखियां प्रसन्न होकर कुलेल करने लगीं। तभी एक सहेली पद्मावत से बोली, हे पद्मावत, मन में विचार कर देखो, यहाँ पिता के घर 4 दिन ही रहना है। जब तक पिता के घर हैं तब तक जो हंसना
जो भी हंसना खेलना है खेल लें, जब ससुराल चले जाएंगे तब कहाँ हम और कहाँ यह सरोवर तट, फिर यहाँ आना और साथ खेलना अपने हाथ में कहाँ, सास और ननद ताने देकर प्राण ले लेंगी, कठोर ससुर घर से बाहर निकलने नहीं देगा। पति का प्यार इन सबसे ऊपर होता है, वो पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा, सुख से रखेगा या दुख से रखेगा, पता नहीं जीवन भर कैसे निभा होगा। ये जो है इतना सारांश ये दोहे का है, बाकी ये जैसे चौपाई होती है उस प्रकार से है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहते हैं कि हे सखी या सखियां कहती हैं पद्मावत से कि जो भी हमें खेलना है यहाँ पर खेल कूद लो या हंसी मजाक जो भी है हंसना खेलना यहीं पर कर लो, क्योंकि ससुराल के घर ससुराल पहुंच जाने के बाद वहाँ पर हमें मर्यादा में रहना होगा, शासन में रहना होगा, वो सब अपने हाथ में कहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको वर्णन किया है। और फिर आगे नेक्स्ट दोहे में हम लोग देखते हैं या नेक्स्ट काव्यखंड में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर फिर से हैं कि मिलई रहस सब चढ़ई हिंडोरी, झूल लें सुख बारी भोरी, झूल लेऊ नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहूँ साई। फिर ये पूरा आप लोगों को अच्छे से रटना है। अगर आप लोग ये पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो तो समझ लेना कि आप लोगों को भावार्थ निकालने में या व्याख्या करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप लोग व्याख्या भी कर सकते हो और भावार्थ भी निकाल सकते हो। प्रसंग तो आप लोग समझ ही जाते होंगे, नहीं समझते हो तो वो भी मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप लोग प्रसंग निकालना सीख जाएंगे। तो देख लीजिए नीचे फिर दोहा गया है कि कित नैहर पुनि आऊ, कित ससुरे यह खेल, आप कहाँ होई हैं परब पंख जस डेल। तो इसमें कहते हैं कि जो यहाँ पर झूला पड़ा है ये झूल लो बारी बारी से सब लोग, क्योंकि ऐसा झूला नैहर के अलावा ससुराल में नहीं मतलब मिलेगा। और सास ननद क्या है वो भौहें सिकोरेंगे, सब लोग संकोच करेंगे। ये सब मतलब बता रहे हैं कि जन्म भर में के लिए ससुराल में ही रहना होगा। तो इस सब के बारे में बता रहे हैं। तो प्रसंग भी आप लोग लिख सकते हैं कि जब सब सखियां झूला झूल रही थी तब वहां पर उन मतलब बात करते हुए कहती हैं कि जो झूलना है यहीं पर झूल लो, और बाकी ससुराल में हम लोगों को कैसा क्या करना है इसके बारे में बताते हुए कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि देख लेते हैं कि कहते हैं कि मिलकर सब हिंडोलों पर झूल लें, हे भोली अभी सुख का समय है, जब तक मायके में है तब तक झूला झूल लें, फिर पति झूलने नहीं देगा, ससुर ससुराल में रख लेगा और हम चाह कर भी मायके नहीं आ पाएंगी। ससुराल की धूप में या छां नहीं मिलेगी, वहां सखियों के बिना महल में अकेले रहना होगा, सास ननद भौं सिकोड़ेंगी और संकोच में दोनों हाथ जोड़कर रहना होगा। यहाँ से जाने के बाद ससुराल में ही आजीवन रहना होगा। मतलब कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ससुराल में ही पूरी ज़िंदगी हमें गुजारना है और ससुराल में ही हमें रहना है। तो क्या है, ना तो मायके वापस आना होगा और न ससुराल में यहाँ हंसी के खेल के मौके मिलेंगे। पक्षियों की तरह बिछड़ने के बाद हम पता नहीं कहाँ होंगे। तो एक सखी मतलब ये जताते हुए दुख जताते हुए बोलते कि जो अभी यहाँ पर हम झूला झूल रहे हैं झूल लो, क्योंकि पता नहीं पति झूलने देगा या नहीं झूलने देगा, ससुराल में हम चाहकर भी नहीं झूल पाएंगे या हम मायके भी नहीं आ पाएंगे चाहकर, और ससुराल में या धूप में या छां नहीं मिलेगी या सखियों के बिना हम लोग अकेले हो जाएंगे, और जो सास ननद है वो भौं भी सिकोड़ेंगी, संकोच में रहना होगा, हमेशा हाथ जोड़कर रहना होगा। यही सब मतलब बातें करते हुए बताती हैं। फिर आगे देखते हैं कि चौथा जो दोहा है इस काव्यखंड का चौथा काव्यखंड है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मकुलाई, सास मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँप लियो चहुपासा, ओनई घटा पर जग छाहा, सच के शरण लीन जनु राहा। तो मतलब यहाँ पर मतलब बताते हैं पर संदर्भ वही रहेगा सेम। अगर आप लोग एग्जाम में मत लिख देना कि संदर्भ क्या पूर्ववत लिख देना, ऐसा मत लिखना, क्योंकि अगर किसी भी काव्यखंड कोई भी आता है तो आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा और सेम संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं इनके सबका संदर्भ यदि चाहिए तो संदर्भ का शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो शॉर्ट वीडियो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर प्रसंग में ये आएगा कि जब सब लोग स्नान करके तट पर बैठती हैं और मतलब जो पद्मिनी अपना केस यानी कि बाल चारों ओर
बिखरा कर बैठ जाती हैं तो ऐसा लगता है शशमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, अंग मलयगिर वासा, यानी कि अंग जो है वो एक पर्वत के समान लगता है, मलयगिरी, और नागिन झांप लीन चहुपासा, यानी कि जो केस हैं, बाल हैं, वो नागिन की तरह से चारों ओर से उसको घेरे हैं, और मुख जो एक चंदन के समान है, और ओनई घटा पर जग छाहा, यानी कि जो उनका पूरा बाल है इस प्रकार से जैसे ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है परछाई, तो लगता है कि जैसे बादलों के बीच में चंद्रमा निकल आया हो। तो इसी के बारे में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि पद्मावती मानस रोदक, यानी मानसरोवर के आई के किनारे आई और अपने जोड़े को खोलकर बालों को बिखरा दिया। पद्मावत का चंद्रमा के समान मुख उसके मलयगिरी समान सुंदर सुडौल देह पर सुशोभित हो रहा था। अंगों से मलयगिरी के चंदन की सुगंध आ रही है। मुख पर बिखरे हुए बाल यूं प्रतीत होने जैसे नागिन ने चंदन की सुगंध से आकर्षित होकर उसके चारों ओर से घेर लिया है, और यह केस मेघों के समान ऐसे छा गए कि समूचे संसार में छाया हो गई। मुख रूपी चंद्र के चारों काले केस ऐसे लगते जैसे राहु चंद्रमा के शरण में आ गया है। पद्मावत के सौंदर्य ने सूर्य को दिन में ही छिपने को विवश कर दिया, और चंद्रमा पद्मावती का मुख से जिससे तुलना की गई है, तारों के साथ कुछ भूलकर उसे देखने लगा, सॉरी, तारों के साथ प्रकट हो गया। चकोर भी केसों से घिरे पद्मावत के मुख को देखकर यह सोचने लगा कि बादलों के बीच चांद निकल आया है, और सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। पद्मावत की दंत पंक्तियां बिजली के समान चमक रही हैं, और वाणी कोयल के समान मधुर है। उसकी भौहें तो मानो आकाश से इंद्रधनुष लेकर बनाई गई हों। इसकी आंखें परस्पर क्रीड़ा करते दो खंजन पक्षियों की तरह है। उसके स्तन नारंगी के समान पुष्ट हैं, और उन स्तनों के अग्रभाग श्यामल हैं। ऐसा लगता है जैसे काले भंवरे नारंगी के ऊपर बैठे उसका रसपान कर रहे हैं। पद्मावत के सौंदर्य को देखकर मानस रोदक का हृदय भी हिलोरे लेने लगा, और उसके पांव को स्पर्श करने के लिए अपनी लहरें उसकी ओर बढ़ाने लगा। मतलब वो बताते हैं कि जो चंद्रमा है, उनके मुख को चंद्रमा से तुलना किया गया, और जो बाल हैं उनको नागिन से तुलना किया गया कि जैसे नागिन चंदन के सुगंध से आकर्षित होकर उसके चारों ओर फैन फैलाकर बैठ जाते हैं, घेर लेते हैं, उसी प्रकार से बताया गया है। और केस किस प्रकार से छा गए हैं, जैसे संसार में छाया हो गई, इस प्रकार से घेर लिए हैं मुख रूपी चंद्र को। और फिर इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो उनके दांत पंक्तियां हैं वो बिजली के समान, जैसे उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो बिजली के समान चमक रही हैं। जो उनकी वाणी है कोयल के समान है, और भौहें इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि इंद्रधनुष से उसका आकार लिया गया हो। और आंखें जो इस प्रकार से लग रही हैं, जो खंजन पक्षी क्रीड़ा करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम मिलाप करते हैं, उस तरह से लग रहे हैं। और उनके स्तन क्या है, इस प्रकार से हैं नारंगी के समान, इस प्रकार से जैसे क्या है कि किसी नारंगी के ऊपर जो अग्रभाग मतलब ब्लैक कलर का है, जो मतलब काला है, वो बताया गया है कि जिस प्रकार से उसके स्तन पर भंवरे बैठे, जैसे नारंगी के ऊपर भंवरे बैठे हैं, इस प्रकार से लग रहा है उनका जो स्तन है। पद्मावती का जो यह सौंदर्य है वह देखकर क्या है, जो मानसरोवर है उसके भी तट में हिलोरे ले रहे हैं पानी, और उसके लहरें जो हैं उनके चरण को स्पर्श कर रही हैं। तो इस प्रकार से मानस रोदक खंड काव्य का पहला जो खंड है, भाग 1 है, वो खत्म होता है। आप लोगों को पूरा इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है अपने वेबसाइट पर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। अगर जो लोग वहाँ पर डायरेक्ट जाते हैं, अगर वो मिल जाता है आपको गूगल सर्च से, तो वहाँ पर जो ये देख लिए, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोग क्लिक करके ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।